हेलो दोस्तों, क्वांटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 4। और पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट किया है और उसमें हम लोग 39 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूं कि वो सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम 40 से लेकर के आगे सवाल हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है 40 नंबर की, यदि ए बी सी समान कोटि के 3 आव्यूह हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि ए बी सी समान कोटि के कोई भी 3 आव्यूह हो तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताने हैं। इफ ए बी सी आर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताने हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है ए बी इक्वल टू ए सी, ऑप्शन बी है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी है ए बी इक्वल टू आई देन ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, और डी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू आई और ए बी इक्वल टू बी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे तो किस ए इनवर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जैसे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि सही है ये भी थोड़ा सा जांच करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ए बी इक्वल टू ए सी पे, तो ए और ए हम नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए के बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो क्या है, क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो है कि नहीं है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ए इनवर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ऐसा तो ये कम्यूटेटिव तो है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ए बी इक्वल टू ए तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो हो गए, ये सरासर गलत है। बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा तो मैं बता दूं कि ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ए और बी दो मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाए, आई होता है। इसी पे ये सवाल दे रखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। क्या देखो, जैसे ए बी इक्वल टू आई है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आपको, अगर ये ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अच्छा, ए इनवर्स आई इंटू ए बी क्या होता है, आई होता है। तो एक यही केस बन रहा है कि ए बी इक्वल टू आई है और ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए भी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि मान लेते हैं कि अगर बी इनवर्स होगा ए का, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। अगर बी इनवर्स होता है ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई होगा तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा। तो वहां पे ये कंडीशन सही होगा। कौन सा सही होगा, एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बस इसी पे ये सवाल दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर ये 41 है। 41 का जवाब दीजिए कि एक वर्ग अभिव्यु व्युत्क्रमणीय है यदि, एक वर्ग अभिव्यु व्युत्क्रमणीय है यदि, इंग्लिश में क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ। तो मैंने आपको कहा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि हम डिटर्मिनेंट के आधार पे मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया है, उसको जा करके आप वीडियो को उसको देखिए। अगर ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो उसे हम कहते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात आप जानते हैं। अब इन्वर्टिबल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स निकल नहीं सकता है और इसका इन्वर्स निकलता है, तो होता है इन्वर्टिबल। हिंदी में इसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय। तो देखिए हम अव्युत्क्रमणीय, क्या होगा ये, व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्ति। तो अब देखिए यहां से आप बता सकते हैं कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बोलिए, यही तो है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन्वर्टिबल अगर नहीं है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 42 का जवाब दीजिए कि 42 का क्या होगा आंसर, बताना है आपको।
कह रहा है कि यदि इफ ए इक्वल टू 0 -1 -4 1 0 -7 4 7 0 तब ए डैश क्या होगा। इस ए डैश के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ए डैश दिया है तो ए डैश निकाल लेते हैं और यहां से निकालते हैं। देखिए इस रो को हमें कलम बनाना है। क्या बनाना है? कलम बनाना है। कैसे? देखिए ये 0 यहाँ -1 यहाँ -4 फिर इस सेकेंड रो को ये R2 को हम C1 बनाएंगे तो 1 0 -7 फिर होगा 4 7 0। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। क्या है -1 तो यहाँ पे +1 इसका मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस की कमी हो गई है तो हम थोड़ा माइनस कॉमन करके देखते हैं। तो माइनस कॉमन करके देखते हैं तो क्या होता है पता चल जाएगा आपको। तो जाएगा जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा जो निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। अब बताइए क्या ये एक ही तरह दिख रहा है क्या? 4 7 0 यानी ए इनवर्स जो है ना, सॉरी ए डैश है, ये क्या है? ये डैश है बच्चों, गलती से लिखा गया। ये क्या है? ये डैश है। तो ये डैश बराबर कितना हो जाएगा? ये डैश बराबर हो जाएगा कितना आपका? -a के बराबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा एस्क्यू सिमेट्री का कंडीशन हो जाएगा। ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डैश इक्वल टू -a, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूं। देखिए ट्रांसपोज के आधार पे मैट्रिक्स दो प्रकार के होता है। अगर ए डैश बराबर अगर ए होता है तो उससे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ए डैश इक्वल टू -a होता है तो उसे हम कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको ऐसे सुनते सुनते एक समझ आएगा कि आप भी इसमें अव्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। चलिए 43 का जवाब दीजिए। 43 कह रहा है कि यदि a इक्वल टू इतना और b a इक्वल टू a डैश है तो बताना है आपको दोस्तों कि कौन सा सही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए दिया है इतना और प्रश्न के अनुसार बोल रखा है कि a डैश इक्वल टू क्या है? a के बराबर है। मतलब ये इसको हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ए डैश पहले लिख दीजिए तो ए डैश को पहले लिखिए तो ए डैश के ए का डैश निकाल दीजिए हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा ये वाला एक्स चलाएगा नीचे तो 5x हो जाएगा y, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 0 और यहाँ लिखा है बराबर, ए के बराबर ही तो है तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या है? ये 5x y 0। कंपेयर करते हैं तो यहाँ से 5 के बराबर 5 है, यानी यहाँ से ये समझ में आया आपको कि x के बराबर क्या है? y है। x के बराबर क्या है? x के बराबर y है। x के बराबर क्या है? y है। ये बात तो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी मस्त सवाल है। आपको देखिएगा इसका भी कंडीशन आपको समझ में आ रहा है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से भी समझ में आ रहा है। तो देखिए जो बच्चे अगर पूरा वीडियो देखे हुए हैं, 2-3 लेक्चर निकला हुआ है मैट्रिक्स का, अगर देखिए ये जो सवाल है ना अच्छे सवाल है, ये लोकल सवाल सब नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्योंकि ये आपको इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि आपका जो सोचने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाए और आप मैट्रिक्स में अच्छे हो जाएं। तो सवाल तो एक से एक आसान भी है। तो आसान सवाल हम लोग जब क्या करेंगे, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम आसान सवाल भी लेके आएंगे और आप लोग से वो बनवाएंगे तो आप खुद कहिएगा कि हाँ ये सर बन रहा है। ये जब पढ़ लोगे ना थ्योरी तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा ना। आप पहले आसान सवाल करा दीजिए, तब अच्छा सवाल आएगा तो आपसे बन भी नहीं करेगा। तो पहले अच्छा सवाल पढ़ लीजिए, बेकार सवाल तो कोई भी बना सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। करा यदि a इक्वल टू इतना है तब एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? a इतना है तो एडजॉइंट ऑफ a का मान क्या होगा आपको बताने हैं। तो ये हम लोग ना ट्रिक से करेंगे भाई। क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे। अब सबसे पहले आपको थ्योरी बता देता हूं और उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे इसमें। ठीक है, मान लेते हैं वो ट्रिक हम पहले नहीं बताएंगे, पहले हम थ्योरी बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या जाएगा? जैसे a है, b है, c है और ये d है। ध्यान से देखिएगा। और मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या करना हूं? कोफैक्टर निकालता हूं। इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो ध्यान से सुनना। कोफैक्टर का भी हम लोग देखेंगे क्या होगा। कोफैक्टर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d और यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ना माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये कोफैक्टर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट निकालने की बारी आई। तो एडजॉइंट का जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, वो बना रहे हैं क्या चीज, देखिएगा यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो भी कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हो जाएगा ये डी, यहाँ पे माइनस सी ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिक सोचेंगे, क्या करेंगे, ट्रिक सोचेंगे, हम लोग ट्रिक सोचेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर ए से इस आंसर को देख रहा हूं तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है इसमें, और फिर एडजॉइंट में आते हैं तो फिर यहां सोचूंगा कि ये कैसे आ गया, ये वाला कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिएगा क्या कर रहा है, ये सवाल में जब हम ए से सी आई जे में जाएंगे, कोफैक्टर में जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ है, दोनों में ए और डी को आपस में चेंज किया हुआ, देखिएगा इसमें भी क्या किया है, इसको डी यहां कर दिया है, देखिएगा इसको चेंज कर दिया है ना, बताइए तो ये डी और ए आपस में चेंज किया है, और इसको भी आपस में चेंज कर दिया हुआ है, इसको भी आपस में चेंज कर दिया हुआ है। क्लियर है ना। अरे भाई मैंने कहा कि अगर हम ए और कोफैक्टर में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए हम ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें इंटरचेंज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इंटरचेंज, ए और डी यहाँ, और ये बी और सी आपस में बदल दिया है, और यहाँ पे चिन्ह लगा दिया है माइनस और माइनस। लेकिन वही चीज एडजॉइंट में क्या है, एडजॉइंट में किया गया है, सवाल को मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ था ए बी सी और डी, और मैं इसका आंसर को कंपेयर कर रहा हूं, तो इसमें क्या क्या हुआ है बताइए, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे डी है ना, इसको इसको चेंज कर दिया हुआ है, देखिए इसको इसको चेंज किया है ना, और इसको चेंज नहीं किया हुआ, केवल माइनस लगा दिया हुआ है। तो बस वही यहाँ पे ट्रिक लगेगा भाई आप लोग का, ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले ये सवाल नहीं बता रहा हूं, पहले आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे 1 2 और ये 3 4 है, इसका ना आपको ना एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो मैंने कहा कि अब ना क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे किए कितना 4, और ठीक है यहाँ पे किए क्या चीज 1, और इसको चेंज नहीं करना है, केवल माइनस लगाना है, तो -2 और हो जाएगा -3। अब बताइए जब इस सवाल का जब आपको एडजॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक लगा देंगे, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ चल जाएगा 3, और यहाँ चल जाएगा क्या चीज, यहाँ चल जाएगा आपका 2, और इसमें हम लोग केवल माइनस लगा देंगे, -1 और -5। तो बताइए कौन सा इसमें आंसर दिख रहा है आपको भाई, कौन सा आंसर दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि 3 -1 -5 2, 3 -1 -5 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये सब ट्रिक आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि एडजॉइंट में बस इसको चेंज करना है और इसमें केवल माइनस लगाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको समझ लेना है ये। आज देखिए यहीं पे मैं एक और पढ़ाता हूँ, इनवर्स का भी कंडीशन में बताता हूँ। इनवर्स में क्या करना है, एडजॉइंट निकाल करके इसमें डिटर्मिनेंट से भाग कर देना है। क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है, मैं यही भी बता दे रहा हूं ताकि आगे आपको इनवर्स पूछेगा तो आप बताना। इसका ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम इसको बदल देंगे, यहाँ डी कर देंगे, यहाँ पे ए कर देंगे, इसको नहीं बदलेंगे, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव लगा देंगे, -b -c, इसमें डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। बस यही इसका ट्रिक है। अब आते हैं हम लोग कौन सा सवाल में, आपका 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर ए इतना दिया हुआ है तो बताना है इसमें कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे एडजॉइंट की हम लोग खेल समझेंगे कि एडजॉइंट क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं बच्चों, देखिएगा एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CIJ का ट्रांसपोज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको भली भांति पता होना चाहिए, और ट्रिक से तो आपको पता ही है, लेकिन ये एक और बात, अब इसकी प्रॉपर्टी कुछ आपको मैं लिखवा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को आपको याद कर लेने हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
इसी पे ये सवाल बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत आपको तो होने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर पूछा जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होता है बच्चों, बताओ। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, बताइए कितना होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है कितना होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर एन होता है। क्या होता है, होल पावर एन। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए, कई बार पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बता दीजिए, तो हम ही थोड़ा कि उसको हम ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी इसको अगर याद कर लेते हो ना, तो बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। एक और होता है, आपको ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट क्या होगा, चौथा जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए हमने इतना आपको प्रॉपर्टी लिखवा दिया है, आपको बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हो जाएगा k इंटू ए का जो है ना, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, जब k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अब इस सवाल को हम करते हैं। सवाल जो है आपको पता है कि अगर हम निकालने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, एडजॉइंट निकालेंगे फिर ए से गुना करेंगे, तो इसका एक ट्रिक है भाई। क्या है ये ट्रिक है? ट्रिक क्या है कि अगर आपको ए पता है तो सबसे पहले हम ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि 3 चौका 12 और माइनस 2 एकम 2, तो 12 में से 2 कितना हो गया 10। और आपको पता है कि आपको इसका आंसर किसका पूछ रहा है, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आपसे सवाल पूछ रहा है ये। तो इसका आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के तुम कितना रखे हो 10, और 10 और ये जो है ना आई कितना होता है 1001, ये तो पता है ना। अब 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 0 0 10, 10 मैट्रिक्स में 10 सब में जाकर गुना करेगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए, कितना सिंपल है ना, 10 0 0 10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत मस्त सवाल है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये क्या होगा, जल्दी बनाएगा आपका सवाल, ठीक है, तो निकालते रह जाओगे आप। चलिए 46 नंबर का जवाब दीजिए कि यदि ए एन क्रम का अशून्य वर्ग अभिव्यव है, यदि ए एन क्रम का अशून्य वर्ग अभिव्यव है, तब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मतलब सूत्र ही पूछ रहे हैं आपसे। तो बताइए, अभी तो आपने पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला बनता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू आई होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब इस प्रकार से आप सवाल को बनाना है, और आप कैसे समझ रहे हैं इसको, इस बात से ये बहुत कुछ वेरी कर सकता है कि आप बढ़िया से पढ़ोगे तो नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब देखिए, जो फॉर्मूला लिखवाए ना, अगर याद है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर का जवाब दीजिए। यदि ए एक 3 क्रॉस 3 अभिव्यव है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया है तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछ दिया ना, कि अगर ए 3 क्रॉस 3 का अभिव्यव है तथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो आपको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n माइनस वन होता है। क्या होता है ये, n माइनस वन। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो दिया है 4, और n 3 क्रॉस 3 दिया है ना, 3 में से ये घटेगा, तो ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और डिटर्मिनेंट का ये मान दिया हुआ 4, तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 16। तो बहुत ही मस्त सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। 48 नंबर का जवाब दीजिए। 48 नंबर भी बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भी आप लोग को देना चाहिए। कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू इतना है तो ए इनवर्स अगर इतना है तो एक्स का क्या हो सकता है। यदि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और ए इनवर्स इतना दिया हुआ है तो कह रहा है एक्स के बारे में क्या ख्याल है, एक्स 1 है कि 2 है कि 1/2 है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा अगर मैं बात करूं कि ये वाला क्या है, ये वाला आपका ए है, ठीक है ना, 2x 0 x और क्या ए एक्स है ना। तो अगर हम क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, सबसे पहले ना इसका ही इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालें तो वापस ए मिलता है, ठीक है। तो हम ना इसका इनवर्स निकाल लेते हैं और देखिएगा इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा ना। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम पहले से निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा ये 2 कम 2 हो जाएगा -0, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे हम एक बार और इनवर्स निकालते हैं। ट्रिक क्या कहता है भाई, ट्रिक ये कहता है दोस्त कि इसको और इसको आप बदल दो, तो यहाँ लगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लगा दो क्या चीज माइनस, यानी 0 का 0 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें हम लोग भागा करेंगे क्या चीज से, इसमें हम लोग भागा कर देंगे कैसे, तो अब अच्छा ये गया ना, अब इसे कंपेयर कर लेंगे कि ये 2x इक्वल टू ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताने हैं। ये है और ये आपका कितना है, ये आपका इसमें पहले डिवाइड करेंगे तब ना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा। डिटरमिनेंट से डिवाइड करिए, तो डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, कितना से डिवाइड करना है, 2 से। तो फाइनली ए जो आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 1/2 और ये 1 के बराबर हो गया। तो हम कंपेयर करेंगे इसे, किसे करेंगे कंपेयर, इससे। तो ये 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x जो होगा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये 2x जो होगा ये 1 के बराबर होगा, तो x आएगा आपका 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है ना। चलिए बात 2-3 सवाल और है, कर लेते हैं उसको भी, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 49 नंबर सवाल देखिए, ये मस्त सवाल है दोस्त, बहुत मस्त सवाल है। कैसा लग रहा है सवाल आप लोग, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कह रहा है कि यदि ए तथा बी उपयुक्त कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी का इनवर्स क्या होगा। ये तो सूत्र पूछ दिया भाई, ए बी का इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। जिस प्रकार से ए बी का होल ट्रांसपोज ना, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, उसी प्रकार से ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 इसका तो आंसर मिल गया, 50 का जवाब दीजिए। अब 50 आपके सामने है, बताइए कि यदि ए इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा। अरे अभी तो हमने बताया ट्रिक, ट्रिक क्या कहता है, देखिए इसका जो डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 आएगा। अब हम इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक है। इन दोनों को चेंज करिए, यहाँ लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 1, इसको चेंज नहीं करना है, केवल माइनस लगाना था, -1 हो जाएगा 0। 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये सी आंसर दिख रहा है ना बच्चों। तो ये कैसा सवाल लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है ना। तो इसको आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 51 नंबर सवाल के जवाब दीजिए कि अगर ये I3 दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 इकाइयां भी हुए है, ये सवाल है, यदि I3 क्रम 3 क्रॉस 3 इकाइयां भी हुए है तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये क्या है ना, बहुत सिंपल सवाल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब अगर 1 क्रॉस 1 का पूछेंगे तो उसमें केवल एक एलिमेंट होता है, और 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I2 पूछेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 क्रॉस 2 ही का है तो आपको 2 क्रॉस 2 का लिखिए 1 0 0 1 होगा। और I3 पूछेगा तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3 का है, 2 का ये 1 का है, क्लियर है ना। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूछ रहा, ये पूछना चाह रहा था कि i के पावर n क्या होगा, तो i के पावर n हमेशा क्या होता है, ये i होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, I3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये I3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ i के पावर n पूछना चाहिए इसको, देखिए I3 पूछ दिया तो I3 क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का होता है तो I3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। 52 का जवाब दीजिए। 52 आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है कि समीकरणों इतना दिया हुआ है, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत हल होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल को लिए हम लोग कैसे करते हैं,
ऐसे सवाल के लिए हम क्या करते हैं बताइए। हाँ जी, तो आपको बताने हैं तो ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इक्वेशन को लिखेंगे। देखो पहला इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर है ये 5x प्लस ये 7y माइनस ये 14z बराबर 1, इसको समीकरण 2 मानिए। मैं तरीका बता दे रहा हूं, और एक और दिया हुआ है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है कि ये 3x प्लस ये 2y माइनस ये 4z इक्वल टू 0 है। इसको समीकरण नंबर 3 निकालते हैं। ये डिसाइड होगा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए अगर हम ए, आपको x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू बी। अब ये जो होता है ना x इक्वल टू a इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ a ना, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या होता है b। अब ये डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट इस ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, लेकिन नीचे तो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2 माइनस 3 6, ये हो जाएगा 5 ना, ये 7 और ये हो जाएगा कितना माइनस 14, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कितना 3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा क्या 4, ठीक है। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाल लें तो कैसे निकलेगा बताइए। आपको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 और हो जाएगा ये 7 चौका 28 प्लस 14 दूना 28, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये माइनस माइनस +3, ठीक है ना, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 14 तिहाई क्या हो जाएगा ये 42, क्या हो जाएगा ये 42, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से +6 लेते हैं और यहाँ से छोड़ते हैं ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 सते 21, इस प्रकार से हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक की कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है ना। 2 माइनस 3 2 माइनस 3 6 और जगह 5 7 माइनस 14, 5 7 माइनस 14 और ये 3 2 और 4, 3 2 और 4, ठीक है। अब चलिए कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 4 3 2 3 2, अच्छा 3 2 माइनस 4 है भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 3 2 क्या है ये -4 है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग को ट्विस्ट कर लेते हैं, इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हो गया। चलिए एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये 2 इंटू हो जाएगा कितना 7 का 28 प्लस 28 हो जाएगा कितना +3 और इसको छोड़ेंगे तो 5 चौका 20 प्लस कितना हो जाएगा ये 14 तिहाई 42, ठीक है। 5 चौका 20 और 14 तिहाई 42, सही है। और देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए +6 और इसको छोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10 माइनस 7 का 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 इंटू 0 प्लस ये 3 अगुने कितना हो जाएगा ये आपका 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 22 आ जाएगा प्लस कितना 11 हो जाएगा ना, ये प्लस ये 6 अगुने -11 तो हो जाएगा ये 0 अब 22 तिहाई 66 और 11 छके 66, तो 66 में से 66 गया कितना हो गया 0, 66 में से 66 गया कितना हो गया ये 0 भाई हो गया। अब एक बात बताइए, जब 0 आ गया ना तो इसे तो अद्वितीय हल होगा नहीं, तो यानी कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये कोई हल नहीं। मैंने कहा ना इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, बस यहाँ पे डिपेंड करता है, फिर एक बार ये भी चेक करना होगा। लेकिन ये सवाल के लिए यही कंडीशन ऑब्जेक्टिव है ना, तो सब्जेक्टिव है तो उतना सब चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कोई हल इसका नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो नेक्स्ट सवाल है 53 कि ए का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए ये वाला जो दिया हुआ है ना, एक अस्वतंत्र हल है, मतलब है नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। क्या होता है ये याद रखना कि नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है और स्वतंत्र हल के लिए 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 के लिए a1 1 a1 1, समीकरण 2 के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा ये 1a1 1a1, देखिए समीकरण 3 के लिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा आपका a इंटू a -1 -1 हो जाएगा,
इसको छोड़ेंगे तो ये 1 - 1 ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब देखिए +1 इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 - a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करिए तो हो जाएगा a × a² माइनस ए हो जाएगा, आई तो 0 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा ये +1 - a हो गया, ठीक है। 1 - a इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फाइनली कितना हो गया ये आपका a² माइनस 2a + 1 बराबर 0, यानी हो जाएगा ये कितना बताइए, a माइनस a अब +1 बराबर 0, यानी फाइनली हो गया। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं a - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट तोड़िए ना, इसको काटिए, और ये a² + 2a² है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि a - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली हो गया a - 1 इक्वल टू 0, यानी a का मान कितना मिल गया 1 मिल गया, क्या मिल गया यो 1 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर सवाल है कि यदि यदि समीकरण निकाय इतना दिया हुआ है संगत है तो ए का मान क्या होगा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना देन कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, ए का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मान आपको बताने हैं भाई, फिर वही डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा ए, ठीक है, a1। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ a1, 3 इक्वेशन दिया, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, बताइए। तो a1 0 a1, ठीक है। इसको अभी हम लोग कर लेते हैं, समीकरण पर लिख देता हूँ, आपको समीकरण लिख के फिर हम लोग थोड़ा सा इसे, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने समीकरण लिख देता हूँ। क्या है, ax + y इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1 लिखिए। फिर ये x + 2i इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2 लिखिए। और एक और लिखा है क्या, 2x + 2x + 3y इक्वल टू 5, ये क्या है आपका 3 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी बनाइए। तो चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ए यहाँ पे 1 और 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, और हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 2, हो जाएगा -3, और हो जाएगा 2 3 -5। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करते हैं, ए इंटू ये 2 × 5 = -10, और ये प्लस हो जाएगा 3 × 3 = 9, हो जाएगा -1, इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा -5, हो जाएगा +6, ठीक है, और हो जाएगा -1, और इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और -4, 3 - 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा a इंटू -1, हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये आपका -a, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा a इंटू 1, यहाँ पे माइनस है ना, हो जाएगा -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से क्या मिला आपका माइनस, ठीक है, -a इक्वल टू हो गया 0, यानी a इक्वल टू आ गया 0। क्या आएगा इसका आंसर, a इक्वल टू 0 आएगा। तो इस प्रकार से सवाल को आपने सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल देखिए एकदम टॉप मोस्ट मॉडल के सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ये कितना अच्छा सवाल है, देख लीजिए ना। तो आपको मैंने 54 मैट्रिक्स में सवाल करा दिया है, और इससे बढ़िया बढ़िया सवाल तो अब नहीं पूछा जाएगा, अधिक से अधिक अच्छा अच्छा सवाल तो हमने करा दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, हमेशा रिवाइज करते हुए चलना है। अब हम लोग मैट्रिक्स का ना हम लोग PYQ क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग PYQ क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए। तो आपने इतना इतना करके क्या हुआ, इतना करके आप लोग ये कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए ये सब चीज आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब चीज याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में, और भी काम करते रहेंगे, और आप लोग तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।